तो डियर अब आपके साथ शुरू करते हैं असेसमेंट ऑफ कंपनीज। तो यहाँ पे हम बेसिकली आपके साथ कंपनीज के लिए जो ऑल्टरनेट टैक्सेशन मतलब रिजीम आई है, हम बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं। आपको पता है कि कंपनीज के लिए दो ATRs आई हुई हैं। वन इज सेक्शन 115BAA और दूसरी है 115BAB। तो 115BAA तो साहब कोई भी डोमेस्टिक कंपनी ऑप्टेन कर सकती है, मतलब ऑप्ट कर सकती है, बट 115BAB सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनीज ऑप्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्ट नहीं कर सकता। और एक और छोटी सी बात, इसके पहले एक टैक्सेशन रिजीम चलती थी ATR की जो 115BA थी, बट उसमें 25% का टैक्स रेट था। तो साहब उस 115BA को ही मॉडिफाई किया गया और 115BAA लेकर आया गया विद द रिड्यूस्ड टैक्स रेट ऑफ 22%। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं, देखेंगे मेरे साथ साथ। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज नेचर बेस्ड। तो ये दो तरह की कंपनीज हो सकती है हमारे डियर फ्रेंड्स। कौन कौन सी? मीन्स डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी में कौन सी कंपनीज आएंगी? इंडियन कंपनीज, और वो कंपनीज जो कि इंडियन कंपनीज ना हो, मतलब फॉरेन कंपनी हो जिसने एक अरेंजमेंट किया है फॉर दी मीन्स डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ दी मीन्स डिविडेंड विद इन इंडिया आउट ऑफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। तो एक फॉरेन कंपनी जो इस तरीके का कोई एग्रीमेंट करेगी, वो फॉरेन कंपनी क्या बन जाएगी डियर फ्रेंड्स? डोमेस्टिक कंपनी। और जैसे वो फॉरेन कंपनी हमारी मीन्स डोमेस्टिक कंपनी बन गई, वो 115BAA को भी ऑप्ट कर सकती है और 115BAB को भी ऑप्ट कर सकती है। ठीक बात है, बट लेट्स से कि अगर फॉरेन कंपनी ने कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया तो वो फॉरेन कंपनी ही रहेगी और इनके लिए कोई ATR नहीं है और इनके लिए टैक्स रेट है 40% नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। हाँ, अगर इनकी कोई स्पेसिफाइड इनकम आती है चैप्टर 12 में तो वो उस रेट से टैक्स हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ओनरशिप बेस्ड की बात करें, अच्छा अगर हम ओनरशिप बेस्ड की बात करें डियर, तो फिर कंपनीज हमारी दो तरह की हो सकती हैं, वाइडली हेल्ड कंपनीज और क्लोजली हेल्ड कंपनीज। आपको पता है जो क्लोजली हेल्ड कंपनीज होती हैं डियर, उनमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस लग जाते हैं, जैसे कि साहब 222E डील करता है लोन्स एंड एडवांसेस बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी। 56(2)(7) भी अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी शेयर्स इशू करती है और उन शेयर्स का जो इशू प्राइस होता है विच इज मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स विच हैज बीन कैलकुलेटेड एज पर रूल 11U, तो उस केस में साहब उन मतलब क्लोजली हेल्ड कंपनी के अदर सोर्सेज की इनकम बन जाती है 68। अगर लेट्स से कि क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने बुक्स में शेयर अकाउंट, शेयर प्रीमियम या शेयर कैपिटल के नाम का कोई अमाउंट क्रेडिट करती है तो उसको सब्सटेंशिएट करना पड़ता है, पैसा कहाँ से, अदरवाइज इनकी मतलब टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। 79 कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉसेस ऑफ द क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी जो है वो अपने अनअब्जॉर्ब्ड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को डियर तभी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कर सकती है यदि जिस प्रीवियस ईयर में ये लॉसेस हुए थे और जिस प्रीवियस ईयर में आप ये लॉसेस को सेट ऑफ करना चाहते हैं, दोनों डेट्स में नॉट लेस देन 51% ऑफ द शेयर्स ऑफ द क्लोजली हेल्ड कंपनी आर बीइंग हेल्ड बाय द सेम पर्सन। बट साहब ये जो कंडीशन है ये स्टार्टअप कंपनीज जो कि सेक्शन 80IAC में है वो जो रेफर वहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। उनके लिए एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म भी है जो कि नंबर ऑफ शेयर, जो कि परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग की बात नहीं करता, वो बात करता है नंबर ऑफ वो बात करता है डियर फ्रेंड्स नंबर ऑफ मतलब शेयर होल्डर्स की बात करता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो फिर सेक्शन 179 जो कहता है लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज, तो प्राइवेट कंपनीज के डायरेक्टर्स की लायबिलिटीज। ठीक है, चले तो देखेंगे डियर द टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट एंड द अल्टरनेट टैक्सेशन रेजिम फॉर कंपनीज। तो फाइनेंस एक्ट 2016 ने कंपनीज के लिए 115BA इंट्रोड्यूस किया था, बट 115BA की खास बात यह है कि इसमें साहब जो टैक्स रेट था वो 25% था। मुझे बताया डियर नॉर्मली अगर हम बात करें मतलब डोमेस्टिक कंपनीज के लिए, तो फिर डोमेस्टिक कंपनीज के लिए दो टैक्स रेट्स हैं। अगर उनकी प्रीवियस ईयर 2021 के टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है तो टैक्स रेट है साहब 25%, अदरवाइज टैक्स रेट है 30%। अब वो दैट ईयर ज़्यादातर हमारे देश में डोमेस्टिक कंपनीज ऐसी हैं जिनकी प्रीवियस ईयर 20-21 की मतलब टर्नओवर कितनी होगी 400 CR, तो उनके लिए तो ऑलरेडी 25% का टैक्स रेट था। तो फिर 115BAA ने ऐसा क्या कर दिया जो कि एनकरेजिंग हो। आपने तो वही टैक्स रेट दिया जो कि ऑलरेडी हमारे पास था और आपने कहा कि अगर आप 115BA ऑप्ट करेंगे तो बहुत सारी कंडीशंस हैं और बहुत सारे एग्जम्पशंस वगैरह हैं जो आप क्लेम नहीं कर सकते। तो मैं क्या मतलब बेवकूफ़ हूँ कि जो टैक्स रेट मुझे मीन्स रेगुलर टैक्सेशन रिजीम में मुझे मिल रहा है वही टैक्स रेट मैं ATR में जाके लूँ उसी वाले रेट से, और इसके बाद मैं जो हूँ डियर वो कुछ एग्जम्पशंस वगैरह क्लेम ना करूँ। इसलिए 115BA जो है वो बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया और सरकार को फिर साहब 2019 में टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत दो अल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। वन था 115BAA और एक है 115BAB। ठीक है,
देखेंगे द टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 हैज इंट्रोड्यूस्ड 2 न्यू सेक्शंस नेमली 115BAA एंड 115BAB विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021, और जो कि आपको अल्टरनेट टैक्सेशन रेजिम प्रोवाइड करती है फॉर दी मींस डोमेस्टिक कंपनीज। तो सेक्शन 115BAA प्रोवाइड्स कंसेशनल टैक्स रेट ऑफ 22%। तो थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पहले सेक्शन 115BA था, 115BA था, वही हमने किसमें चेंज कर दिया, 115BAA में, जिसमें हमने थोड़ा बहुत चेंज किया और हमने टैक्स रेट को कम करके 25 से 22 कर दिया। ध्यान दीजिएगा। तो साहब जो मतलब टैक्स रेट है डेट इज 22% और डियर 3% ऑफ द रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट इज ऑल्सो मतलब सब्सटेंशियल अमाउंट। ठीक बात है। अच्छा, तो 115BAA को कौन ऑप्ट कर सकती है? डोमेस्टिक कंपनी, एनी डोमेस्टिक कंपनी, वो एग्जिस्टिंग हो, नई हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, वाइडली हेल्ड हो, क्लोजली हेल्ड हो, कुछ भी करती हो, मैन्युफैक्चरिंग करती हो, मतलब ट्रेडिंग करती हो, सर्विस प्रोवाइड करती हो, कुछ भी करती हो, वो 115BAA को ऑप्ट कर सकती है। हमारे देश में डियर जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है मैन्युफैक्चरिंग की। हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही। ऐसा नहीं कि पिछले कुछ सालों में देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ी, बट जिस तरीके से हम देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहते हैं उस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही, और इसकी वजह से भारत देश का डियर चाइना के साथ बहुत बड़ा क्या है, ट्रेड डेफिसिट। और ये बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में ही है साहब, क्योंकि हम चाइना से बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंपोर्ट करते हैं जो कि हम खुद से नहीं बना पा रहे। तो देश में मुद्दे वाली बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक रिवोल्यूशनरी कदम उठाया, दैट वाज अ रिवोल्यूशनरी स्टेप, जिसने पूरी की पूरी दुनिया की सांसें अटका दी कि यार भारत जैसा देश ऐसा कैसे कर सकता है, जहां भारत जैसे देश में, जहां 2014 के पहले ये कहा जाता था कि यहाँ कुछ भी हो जाए, यहाँ पे कंपनीज को सरकार जो है कंपनी से टैक्स ले लेके कंपनी को परेशान कर दी थी। और यार भारत जैसे देश में वोडाफोन का केस आया था और सरकार ने अमेंडमेंट कर दिया था, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दी थी सरकार ने। ठीक बात है। तो भारत जैसे देश ने डियर रिवोल्यूशनरी स्टेप लिया, मीन्स हम कह सकते हैं कि साहब मतलब क्रांति ला दी इन्होंने, और कहा कि साहब अगर आप मीन्स नई कंपनी अगर आप स्टैब्लिश करते हैं जिसका काम होगा मीन्स मतलब मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस के लिए, उस केस में हम आपसे सिर्फ 15% टैक्स लेंगे। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 15% टैक्स लेंगे। और हाँ, जब भी मैं अल्टरनेट टैक्सेशन रेजिम में टैक्स रेट की बात करता हूँ डियर, तो 10% का सरचार्ज कंपलसरी ऐड होगा और 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंपलसरी ऐड होगा। तो इन दोनों में 10% का सरचार्ज और इस केस में भी 10% का सरचार्ज कंपलसरी ऐड होगा। और हाँ, चूंकि यहाँ पे सरचार्ज डियर कंपलसरी ऐड हो रहा है, इसलिए कोई मार्जिनल रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। बट हाँ, थोड़ा सा खुश ना हो, बात पे ध्यान दें, सेक्शन 115BAB जो है डियर, ये किसको मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कैसी होंगी? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि नई स्टैब्लिश होनी चाहिए, पर लेट्स से सर हम एक पुरानी कंपनी है, 50 साल हमें चलते हुए हो गया, तो हम इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? डियर आप ले सकते हैं। आप एक काम करें, आप एक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी फ्लोट कर दें, 100% सब्सिडरी कंपनी फ्लोट कर दें, और इस कंपनी को क्या करें, आप 115BAB ऑप्ट करवा दें। मींस इनडायरेक्टली तो आप ही 115BAB में हैं, तो आप खुद से उसको ऑप्ट नहीं कर सकते, तो क्या हुआ, आप एक सब्सिडरी कंपनी फ्लोट करा के तो आप 115BAB ऑप्ट कर ही सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा डियर, अगर आपने ऑल्टरनेट टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट कर लिया तो दूसरा सरकार ने साहब बहुत बड़ा, देखेंगे जनरली क्या होता है कि सरकार एसएससी के ऊपर बॉम्ब मतलब ड्रॉप करती है, बट अब हम क्या करें, अब हम इसको कैसे बताएं कि सरकार ने एसएससी के ऊपर क्या गिरा दिया, फूल गिरा दिया डियर फ्रेंड्स, मीन्स फ्लावर, मीन्स द रेन ऑफ फ्लावर। तो सरकार ने कहा कि ठीक है साहब, हमने आपको सिर्फ और सिर्फ कम टैक्स रेट नहीं दिया, हम आके और मैट भी नहीं लगाएंगे। सो दैट वाज अगेन वेरी अनएक्सपेक्टेड थिंग फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, जो कि साहब टैक्स लेने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है, या हम कह सकते हैं कि मतलब चली जाती थी, उसने सर जी मैट से भी आपको बाहर कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, कंपनीज एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BAA और 115BAB आर नॉट लायबल टू मैट अंडर सेक्शन 115GB। ठीक बात है। अच्छा, तो देखेंगे मेरे साथ साथ टैक्स रेट ऑन दी डोमेस्टिक कंपनीज। तो अगर हम नॉर्मल टैक्स रेट की बात करें, अगर आपने ATR ऑप्ट नहीं किया, अगर आपकी प्रीवियस ईयर 2021 की टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है तो 25%, अदरवाइज 30%। अगर आपने ATR ऑप्ट कर लिया साहब तो 22% और 15%। तो ध्यान दीजिएगा, इस 22% में 10% भी जोड़ दो और इस 15% में ना 10% भी जोड़ दो सरचार्ज के नाम का। बट एक और छोटी सी बात हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि इन दोनों में जो आपका जो 10% का सरचार्ज लगेगा डेट इज कंपल्सरी, और इसलिए कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं है। बट अगर आप लेट्स से कि अदर कंपनीज हैं जिन्होंने ATR ऑप्ट नहीं किया हुआ, तो अगर इनकी इनकम अगर अप टू 1 करोड़ है तो कोई सरचार्ज नहीं। अगर इनकी इनकम 1 करोड़ से एक्सीड होकर 10 करोड़ रुपए तक है तो 7% का सरचार्ज, और अगर इनकी इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो साहब 12% का सरचार्ज। हमने आपके साथ ही पहले भी देखा था टैक्स रेट के केस में। ठीक बात है। एक दो छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ डियर और करना चाहते हैं, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हमने आपको कहा कि साहब 2 तरीके का हमारे पास ना ऑल्टरनेट टैक्सेशन रेजिम है। एक है हमारे पास जो कि सारी की सारी कंपनीज के लिए, सारी की सारी डोमेस्टिक कंपनीज के लिए,
जो कि सारी की सारी डोमेस्टिक कंपनी के लिए जो सेक्शन प्रोवाइड करता है 115BAA, ठीक है, और इसमें टैक्स रेट है 22%, इसमें टैक्स रेट है 22%। दूसरा है एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनीज के लिए, और ये रिवॉल्यूशन था जिसमें हमने 115BAB, जिसमें हमने टैक्स रेट लगा दिया 15%। पर सर जी ये जो हमने आपको जो 15% दिया है ना, ये किस लिए दिया है? सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए। तो ये 15% का जो टैक्स रेट होगा, बहुत ध्यान से, सिर्फ उन इनकम के लिए होगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग से आएंगे या फिर इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग से आएंगे, जो कि इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग से आएंगे। अब सवाल बनता है कि चलें साहब, मैन्युफैक्चरिंग की इनकम तो समझ आती है, इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग? तो इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग क्या है डियर? लॉ ने तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा, बट हमें जो है वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लेट्स से मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, कुछ स्क्रैप बच गया, मैंने उस स्क्रैप को सेल कर दिया, तो मुझे बताएं 15 लगेगा या 22 लगेगा? सर 15% लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो स्क्रैप है इट इज बिकॉज ऑफ द इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मैं एक मशीन यूज करता हूँ, वो मशीन मैं मैन्युफैक्चरिंग में यूज करता था, वो मशीन लेट्स से किसी वजह से मुझे सेल करनी पड़ गई, और साहब अगर आप मशीन सेल करोगे तो शॉर्ट टर्म कैप गेन होगा, क्योंकि आपने उस मशीन पे क्या क्लेम कर लिया होगा? डेप्रिसिएशन। क्योंकि वो मशीन हमने सेल की, साहब वो मशीन हमने ना मैन्युफैक्चरिंग में यूज की थी, हमारा काम मशीन को बना के एज इट इज सेल करना नहीं है। हमने वो मशीन क्या की थी? हमने वो मशीन जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज की थी। अगर हम लेट्स से मशीन को बना के सेल करते हैं तो दैट इज अगेन व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग, तो 15%। बट लेट्स से कि हमने कोई मशीन यूज की थी किसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और उसको हमें अगर लेट्स से सेल वगैरह करना पड़ गया, सो इट विल ऑल्सो अमाउंट टू इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग। आप उस पर 15% आप लगा सकते हैं, ठीक है साहब, उस पर आप 15% क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, अब थोड़ा सा यहाँ पे सीए वाली बात करेंगे। इस पे 15% लगेगा कि नहीं लगेगा, ये एक्ट में नहीं कहा गया, बट साहब आपको एक अच्छा सीए बनना है ना, तो फिर आपको थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला के असेसिंग ऑफिसर को ये जस्टिफाई कराना पड़ेगा कि हाँ सर जी, कि अगर हम एक ऐसी मशीन जो कि हमने मैन्युफैक्चरिंग में यूज की, अगर हम उसको सेल कर देते हैं, उससे जो इनकम आएगा दैट वुड बी इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग। इसलिए अगर मेरे क्लाइंट ने उस पर 15% का टैक्स लगा दिया तो वो 115BAB से इनवैलिड नहीं हो जाएगा, मीन्स बाहर नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा आपको साहब वहाँ पर जस्टिफाई करना पड़ेगा, और इस मतलब जस्टिफिकेशन के लिए आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तो वो नॉलेज एक्वायर करें, ठीक है। ये नहीं हो तो मुद्दे वाली बात है कि आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि साहब ये न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनीज के लिए होगा, और मैन्युफैक्चरिंग भी कुछ स्पेसिफिक चीजों को छोड़ के आप बाकी सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर आप इन दोनों में से किसी में भी जाते हैं, ध्यान दीजिएगा डियर, अगर आप इन दोनों में से किसी में भी जाते हैं तो आपको कुछ मतलब मींस डिडक्शंस और एग्जम्पशंस आप क्लेम नहीं कर सकते। और वो क्या क्या है कि लेट्स से अगर आप 115BAA या 115BAB ऑप्ट करते हैं, आप क्या ऑप्ट करते हैं? 115BAA या फिर 115BAB। तो सर जी बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे डियर, कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसी एसएससीज हैं जिनको ऑलरेडी बहुत बेनिफिशियल टैक्सेशन रिजीम मिला हुआ है, और ये जो ATR है ये उनके लिए नहीं है। तो जैसे जैसे साहब अगर आप सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है 10AA। अगर आप लेट्स से टी, कॉफी, रबर ये सब करते हैं तो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है 33AB। अगर आप लेट्स से पेट्रोलियम वगैरह में काम करते हैं तो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है 33ABA। अगर आप लेट्स से स्पेसिफाइड बिजनेस करते हैं, जैसे फर्टिलाइजर वगैरह बनाना, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी देना, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन वगैरह ले करना, या होटल्स वगैरह बनाना, मतलब बाकी मतलब बहुत सारी उसमें मतलब चीज़ें हैं, तो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है डियर 35AD मीन्स 35AD। तो अगर ऐसे लोग, अगर ये एसएससीज जिन्होंने ये ऑप्ट जो कि इसको क्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं, तो लॉ मेकर नहीं चाहते कि आप ATR में आए, क्योंकि आपके लिए साहब ATR नहीं है, आपके लिए ATR नहीं है। तो अगर आप ATR में जाओगे ना तो फिर आपको ये नहीं मिलेगा, मीन्स फिर आपको 10AA, 33AB, 33AB और 35AD नहीं मिलेगा। मीन्स लॉ मेकर ये चाहता है कि यार आपको ना ऑलरेडी हमने बहुत बेनिफिशियल टैक्सेशन रिजीम दिया, तो साहब वहीं पर हो, यहाँ मत आओ, ठीक है। दूसरा डेप्रिसिएशन, तो साहब आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, पर एडिशनल डेप्रिसिएशन 32(1)(2)A वाला नहीं मिलेगा। पहली बात तो 32(1)(2)A वाला नहीं मिलेगा, और नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, बट मैक्सिमम 40% कैप हो जाएगा। ये बात हमने आपके साथ PGBB में की थी कि अगर आप ATR में जाएंगे तो अगर आप 40% से हायर अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं, देन इट वुड बी कैप टू 40%, ठीक बात है। तीसरा देखेंगे डियर, कुछ मतलब फर्जी खर्चे होते हैं, फर्जी खर्चे जैसे साहब 35CCC और 35CCD मीन्स एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट और स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की साहब आप खुद से ये मतलब प्रोजेक्ट वगैरह शुरू करते हैं, और आप जो है उसका एक्सपेंडिचर मीन्स क्लेम कर लेते हैं। लॉ मेकर ने कहा कि नहीं यार अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी। अगर आप ATR में जा रहे हो, मैं आपको ऑलरेडी बहुत हल्का मतलब टैक्स रेट दिया हुआ है, अगर ATR में आओगे साहब ये अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। मीन्स आप 35CCC भी क्लेम नहीं कर सकते, और आप 35CCD भी क्लेम नहीं कर सकते। चौथा,
कि चैप्टर 6A के डिडक्शंस या आप क्लेम नहीं कर सकते एक्सेप्ट ATM मीन्स इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड और ATJJAA कि साहब नए लोगों को अगर आप नौकरी देखते हैं तो मीन्स न्यू एम्प्लॉयज को अगर आप हायर करते हैं। ATJJAA सरकार ने आपको इसलिए मना नहीं किया क्योंकि इससे फायदा साहब मतलब सरकार का ये कि देश में एम्प्लॉयमेंट आएगी। अगर एम्प्लॉयमेंट ना हो देश में तो हालात जो है वो खराब हो सकते हैं। तो सरकार ने कहा कि ठीक है साहब ATJJAA क्लेम कर लो और ATM क्लेम कर लो, बाकी क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने लेट से कि 115BAA वाले SSC हैं और आपने लेट से IFSC वगैरह में मतलब यूनिट वगैरह बना लिया तो आप ATLA भी क्लेम कर सकते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 80LA। ठीक है। अच्छा, इसके बाद साहब अगर साइंटिफिक रिसर्च करना है ना तो खुद से करो, किसी को दान वान मत दो। मतलब ये हुआ कि साइंटिफिक रिसर्च के नाम पे आप सेक्शन 35 1 2 2A 3 ये तीनों क्लेम नहीं कर सकते। 35 1 2A 3 और 35 2AA भी क्लेम नहीं कर सकते। और एक छोटी सी अजीब सी बात आपको लगेगी, अगर आप लेट से ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आप 35 2AB भी क्लेम नहीं कर सकते। मीन्स बायोटेक वगैरह के केस में आप 35 2AB भी क्लेम नहीं कर सकते। बट हाँ डियर, आप 35 2AB क्लेम नहीं कर सकते, बट अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह इंकर की है ना, आप इसको 35 1 में क्लेम कर सकते हैं। तो सर एक बात बताओ, फिर 35 2AB को बाहर करने का पर्पस क्या हुआ? डियर, पर्पस था जैसे कि हमने आपको बताया कि जो ATR हैं 115BAA और 115BAB ये असेसमेंट ईयर 2021 से वैलिड हो गए थे। आज चल रहा है असेसमेंट ईयर 23-24। तो साहब हुआ क्या था कि उस समय असेसमेंट ईयर 2021 में 35AD में क्या था, 35AB में क्या था, वेटेज मीन्स डिडक्शन अलाउड था। वेटेज मतलब ये हुआ कि अगर आप 35AB में अगर आपने 100 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर इंकर किया है तो आप 125% मीन्स आप 125 रुपए तक क्लेम कर सकते थे। तो सरकार आपको साहब एक तो आपको ATR का बेनिफिट दे, फिर आपको मीन्स क्या कहते हैं मीन्स वेटेज का बेनिफिट दे। तो सरकार से साहब आप इतनी उम्मीद तो ना रखें ना। तो सरकार ने कहा कि सर जी हमसे इतनी उम्मीद ना रखो, हम इतना ही दे रहे हैं वही आपके लिए बहुत है, जितना दे रहे हैं प्यार से रख लो वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। मुद्दे वाली बात समझ आई? अच्छा तो फिर साहब फिर ये जो है आप चाहे ATR में जाएं चाहे फिर आप यहाँ पर आएं, आप दोनों में ये चीज़ें क्लेम नहीं मतलब आप चाहे 115BAA क्लेम करें ऑप्ट करें या 115BAB ऑप्ट करें, आप चीज़ें यहाँ पे ये क्लेम ना करें। ठीक है, मतलब क्लेम नहीं कर सकते। चलें फिर फॉर्मूली शुरू करते हैं डियर, काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा देखेंगे टैक्स ऑन इनकम और सर्टेन डोमेस्टिक कंपनीज। तो ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, ये जो मतलब मीन्स डोमेस्टिक कंपनीज हैं ये एग्जिस्टिंग भी हो सकते हैं, न्यू भी हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले भी हो सकते हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाले भी हो सकते हैं और किसी भी लाइन ऑफ एक्टिविटीज में एंगेज हो सकते हैं। ठीक है, वाइडली हेल्ड हो सकते हैं, क्लोजली हेल्ड हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर अदर देन दोज मेंशन्ड इन 11 इन सेक्शन 115B या तो साहब ये रेलेवेंट हो गया। और 115BAB अगर आप लेट से 115BAB में जाते हैं तो फिर आपको 115BAB के हिसाब से आपको काम मतलब करना पड़ेगा। The income tax payable in respect of the total income of a person being a domestic company shall be at the option of such person be committed by 20%। मतलब साहब ये ऑप्शन, आप चाहे तो जाएं, अदरवाइज आप चाहे तो ना जाएं। अच्छा आगे आते हैं कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। आप क्या क्या क्लेम नहीं कर सकते? आप 10AA क्लेम नहीं कर सकते, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, आप जो है वो साहब टी कॉफी मैन्युफैक्चरिंग वाला, पेट्रोलियम वाला और दान वगैरह आप साइंटिफिक रिसर्च के केस में नहीं दे सकते। अगर आप लेट से बायोटेक वगैरह में एंगेज हैं तो आप 35 2AB क्लेम नहीं कर सकते। 35 2AB आप क्लेम ना करें बट आप 35 1 में आप कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं। आप 35 ED स्पेसिफाइड बिजनेस क्लेम नहीं कर सकते। आप एग्रीकल्चर अगर आप नोटिफाइड एक्सटेंशन प्रोजेक्ट क्लेम नहीं कर सकते। और आप 35 CCD मीन्स आप स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्लेम नहीं कर सकते। और 80 CCATU में साहब आप दो चीजें क्लेम कर सकते हैं, आप ATJJA क्लेम कर सकते हैं और आप ATM क्लेम कर सकते हैं। बट लेट्स से कि अगर आप एक IFSC के यूनिट है तो उस केस में आप ATLA भी क्लेम कर सकते हैं एज पर द प्रोविजंस गिवन इन सेक्शन 88LA। ठीक है, तो जिस प्रीवियस ईयर में डियर आपने ये ATR ऑप्ट किया उस प्रीवियस ईयर में तो आप ये क्लेम कर ही नहीं सकते। बट लेट्स से कि जिस प्रीवियस ईयर में आपने ATR ऑप्ट नहीं किया था उस प्रीवियस ईयर का कोई ऐसा लॉस है जो इनमें से किसी से एट्रीब्यूट होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने प्रीवियस ईयर 2021 में ATR ऑप्ट कर लिया अंडर सेक्शन 115BBA। ठीक बात है। लेट्स से कि प्रीवियस ईयर 1920 का मैं क्या करता हूं, मैं ना हर साल ना साइंटिफिक रिसर्च के नाम का अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को पैसे देता हूं और मैं 35(1)(2) में उसको क्लेम करता हूं। लेट्स से कि मैं हर साल 20 लाख रुपए साइंटिफिक रिसर्च के नाम का देता हूं। ठीक है, हर साल। अगर मैंने ATR भी ऑप्ट कर लिया फिर भी मैंने अपनी ये आदत नहीं छोड़ी क्योंकि आपको पता है डियर बैड हैबिट्स डाई हार्ड। ठीक बात है। अच्छा, तो हमने साहब यहाँ पे भी ये पैसे दिए थे, हमने 35(1)(2) में
पैसे दिए थे और हम यहाँ पर भी 3512 में पैसे देते हैं ₹20 लाख, ठीक है। लेट्स से कि हमारा 1920 में कोई लॉस हो गया और लेट्स से कि ये लॉस अट्रीब्यूटेड टू 3512 मीन्स हमारे पास बिजनेस लॉस है लेट्स से ₹20 लाख का और ये बिजनेस लॉस इसी से अट्रीब्यूट होता है। तो आप इस बिजनेस लॉस को इस 115BAA जब आपने ऑप्ट कर लिया, यहां पे अब आप इसका सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते, सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये बिजनेस लॉस एक ऐसे अमाउंट से एट्रीब्यूट करता है जो कि आपको ATR में अलाउड ही नहीं है। और दूसरा जो आपने जो आपने असेसमेंट ईयर 2021 में 3512 के नाम के पैसे दिए, आपको ये भी अलाउड नहीं होगा और आपका जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है चूंकि वो 3512 से बिलोंग करता है, वो भी आप क्लेम नहीं कर सकते, उसका बिजनेस लॉस आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं। तो ये हमने आपके साथ बात की विदाउट सेट ऑफ एनी लॉस कैरिड फॉरवर्ड और मींस डेप्रिसिएशन फॉर अर्लियर प्रीवियस ईयर वेयर सच लॉस और डेप्रिसिएशन इज अट्रिब्यूटेबल टू एनी ऑफ द डिडक्शंस लिस्टेड इन वन अबव, ठीक है। आगे आते हैं डियर, ध्यान दीजिएगा, without set off of any loss or allowance of or unabsorbed depreciation deemed under section 72A where such loss or unabsorbed depreciation is attributed to any of the deductions such loss and depreciation। अब ध्यान देंगे मेरी बात पे थोड़ा सा। लेट्स से कि हमारे पास लेट्स से कि मैं एक कंपनी हूँ जिसका नाम है ए लिमिटेड और लेट्स से प्रीवियस ईयर 19-20 में मैंने एक कंपनी को अमलगमेट कर लिया जिसका नाम है बी लिमिटेड और मैंने इस कंपनी को अमलगमेट कर लिया और साहब मैंने ना सेक्शन 72A की कंडीशंस को पूरा कर दिया और उस कंडीशंस को पूरा करने की वजह से इसके जो लॉसेस हैं ये मुझे अलाउड हो गए कि मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। लेट्स से साहब इसका ना अनअब्सॉर्ब्ड लॉस है, इसका अनअब्सॉर्ब्ड लॉस है और ये जो अनअब्सॉर्ब्ड लॉस है ये सेक्शन 35(2)AB का बिलोंग करता है। सेक्शन 35(2)AB क्योंकि एक बायोटेक वाली मतलब कंपनी थी और सेक्शन 35(2)AB का इसका लॉस है जो कि इससे मतलब बिलोंग करता है, या इसका लॉस है साहब जो कि सेक्शन 35(AD) से बिलोंग करता है, स्पेसिफाइड बिजनेस से, जो कि साहब वो 100% सेट ऑफ नहीं कर सकी, तो इसका ये लॉस बिलोंग करता है लेट्स से 100 लाख रुपीस का। चले 1/6/2020 को ए लिमिटेड जो है ने इसको अमलगमेट कर लिया, तो ये जो 100 लाख का जो लॉस है वो किसका हो गया, ए लिमिटेड का, ठीक है। लेट्स से असेसमेंट ईयर 2021 में ए लिमिटेड ने 115BAA ऑप्ट कर लिया, तो जैसे इन्होंने 115BAA ऑप्ट कर लिया, क्या असेसमेंट ईयर 21-22 से सर आपने 21-21 लिख दिया, 21-22 से ए लिमिटेड अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में 35AD क्लेम कर सकते हैं? नहीं, ठीक है सर। हम इस प्रीवियस ईयर से हम 35AD क्लेम ना करें कोई बात नहीं, हमारा जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है हमें वो तो दो। चूंकि आपका ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ये 35(2)AB या 35AD से बिलोंग करता है जो कि ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम में मना किया गया है, इसलिए आप ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है ऑफ ₹100 लाख ये भी आपको सेट ऑफ अलाउड नहीं होगा। सर एक बात बताओ, लेट्स से कि हमारा जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था वो था 200 लाख रुपए और इसमें से सिर्फ 100 लाख रुपीस जो है ना वो इनसे बिलोंग करता है, बाकी 100 लाख रुपीस अलग है, तो ठीक है साहब, फिर आप 100 लाख रुपीस का सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं, बट आप उनका सेट ऑफ नहीं कर सकते साहब जो कि आपको अनअलाउड एक्सपेंडिचर्स वगैरह हैं, मीन्स डिडक्शंस जो आपको अनअलाउड है आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन की हमने बात की, अगर 40% से ज्यादा है तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 40% से और एडिशनल डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं कर सकते। आगे आते हैं, चलें बहुत ध्यान से डियर, फेलियर टू सेटिस्फाई दी कंडीशंस, अगर किसी डोमेस्टिक कंपनी ने 115BAA ऑप्ट कर लिया, अगर वो कंडीशंस को पूरा नहीं करता, तो साहब जिस प्रीवियस ईयर में आप ये कंडीशंस को पूरा नहीं करते, हम उसी प्रीवियस ईयर से आपको 115BAA का बेनिफिट देना छोड़ देंगे और भविष्य में आप कभी भी 115BAA ऑप्ट नहीं कर सकते, भविष्य में आप कभी भी 115BAA ऑप्ट नहीं कर सकते, ठीक है सर। अगर हमारे लिए 115BAA के रास्ते बंद हो गए तो क्या हुआ, क्या मैं 115BAB में जा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि 115BAB जो होता है डियर वो न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी के लिए होता है और उनको पहले साल ही, उनको अपने इनकॉर्पोरेशन के साल ही 115BAB ऑप्ट करना पड़ता है। अगर इन्होंने अपना इनकॉर्पोरेशन के साल ही 115BAB ऑप्ट नहीं किया तो फिर वो 115BAB भी ऑप्ट नहीं कर सकते, उनको 15% का टैक्सेशन रेजिम नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे आते हैं डिफरेंस मींस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80LA टू एन यूनिट एंड IFSC, हमने आपके साथ बात की थी, अगर आप IFSC में अगर आप अपने यूनिट को एस्टैब्लिश करते हैं तो आप 80LA भी क्लेम कर सकते हैं।
ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन फॉर द पर्पस ऑफ 115BAA, आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ITR। और एक बार अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो आपके लिए हमेशा ये ऑप्शन जो है वो एज इट इज कंटिन्यू करेगा और आपके लिए हमेशा, और आप इसको सब्सिक्वेंटली विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, लेट्स से कि आप जिस प्रीवियस ईयर में डियर आपने ATR ऑप्ट कर लिया, आपके ऊपर उस प्रीवियस ईयर से मैट की लायबिलिटी नहीं आएगी, बट लेट्स से कि आपका कोई कैरिड फॉरवर्ड मैट क्रेडिट है, आप उस क्रेडिट को डियर 115BAA या 115BAB के इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, मींस आपका मैट क्रेडिट लैप्स हो जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर आपको 115BAA ऑप्ट करना है, मान लीजिए कि आपको 115BAA ऑप्ट करना है, 115BAA को ऑप्ट करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, आप कभी भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो आप अपना पहले मैट क्रेडिट एग्जॉस्ट कर लें, तब आप उसको ऑप्ट कर लें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स ऑन इनकम ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनीज 115BAB फाइनेंस एक्ट 2022 में अमेंडमेंट आई थी। अमेंडमेंट बस इतनी आई थी कि आप जो है साहब अब इसको जो स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस, वो अप टू 31 मार्च 2024 कर सकते हैं। पहले 23 तक था, इसको 1 साल बढ़ा दिया गया। ठीक है, कहते साहब नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन, बट सब कुछ हो गया। द इनकम टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी सेट अप एंड रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1/10/2019, और उन्होंने स्टार्ट कर दिया मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल और थिंग और इंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अपना बिजनेस कब तक शुरू कर दिया? 31/3/2024 तक। पहले था 31/3/2023, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो साहब आपके ऑप्शन के हिसाब से अगर आप चाहें तो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। 15% हम आपकी उस मैन्युफैक्चरिंग इनकम और इनकम इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग पर 15% का टैक्स लगेगा। बट ध्यान दीजिएगा डियर, कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कवर्ड नहीं है, कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कवर्ड नहीं है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर साहब, अगर आप किसी भी तरीके का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगर आप मतलब डेवलप करते हैं तो आप इसको ये क्लेम नहीं कर सकते, आपके लिए 10AA है, वहां पे चले जाएं। माइनिंग अगर आप करते हैं साहब तो फिर आपको अलाउड नहीं है। कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स इनटू स्लैब्स, अगर आप मार्बल ब्लॉक को लेकर टाइल्स वगैरह बनाते हैं वो कवर्ड नहीं है। अगर आप गैस को सिलेंडर में भरते हैं तो वो कवर्ड नहीं है। अगर आप बुक्स को पब्लिशिंग प्रिंटिंग करते हैं, अगर आप फिल्म वगैरह बनाते हैं तो वो कवर्ड नहीं है, या कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि नोटिफाइड है। ठीक बात है। आप कौन कौन से मीन्स डिडक्शंस और एक्सपेंडिचर्स एग्जम्पशंस क्लेम नहीं कर सकते, मैंने आपके साथ पहले भी देखा था। 10AA एडिशनल मीन्स डेप्रिसिएशन, टी, कॉफी, रबर, पेट्रोलियम और साइंटिफिक रिसर्च में आप किसी को दान ना दें। अगर रिसर्च करना है तो फिर खुद से करें। 35(2)AB भी क्लेम नहीं कर सकते। स्पेसिफाइड बिजनेस क्लेम नहीं कर सकते। नोट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट और स्किल्ड मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और ATC-CTU एक्सेप्ट आप क्लेम कर सकते हैं। ATM और ATJJA भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमने कहा कि हम जो आपको 115BAB का बेनिफिट देंगे डियर, वो हम नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए देंगे, मींस न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनीज। ठीक बात है। और आपका टैक्स रेट कितना बनेगा? 15%। पर ध्यान दीजिएगा डियर, आपका जो टैक्स रेट है 15%, ये सिर्फ उन्हीं इनकम का बनेगा जो कि आप मैन्युफैक्चरिंग से या फिर इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग से कमाते हैं। लेट्स से कि अगर आपने जो है साहब किसी और इनकम से पैसा कमाना शुरू कर दिया, मींस आपने अपने आप को 115BAB में रजिस्टर तो करवा लिया, ऑप्ट कर लिया, बट आप लेट्स से कि आप साहब अपना हाउस प्रॉपर्टी मींस आप जो है वो रेंटल इनकम कमा रहे हैं, लेट्स से कि अगर आप मतलब मींस डिविडेंड इनकम कमा रहे हैं, तो क्या होगा? तो सर जी उस पे जो है ना 22% का ना ग्रॉस रेट ऑफ उस पे 22% का टैक्स लग जाएगा ग्रॉस बेसिस पे विदाउट अलाउिंग एनी डिडक्शन। ठीक बात है। अच्छा, ये कहते साहब सच इनकम शैल बी टैक्स एट द रेट ऑफ 22% एंड नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग सच इनकम। मतलब 22% ग्रॉस बेसिस पे। सर ये क्या जुल्म है? कुछ भी नहीं हो सकता डियर इसका। ठीक है, अच्छा, तो लेट्स से कि साहब हमने ना कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच दिया जिसपे STT वगैरह पे नहीं किया, तो उसका क्या होगा? उसका साहब कुछ नहीं होगा, वो इनकम आपकी सेक्शन 112 में कवर्ड है। तो कि मतलब चैप्टर 12 में जो इनकम आपकी मतलब कवर्ड है उस पे 115BAB नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए टैक्स रेट ऑलरेडी चैप्टर 12 ने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, हमने अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स सेल कर दिए और हमारी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग थी वो 24 महीने से कम थी, मींस हमें शॉर्ट टर्म कैप गेन आ गया फ्रॉम द सेल ऑफ द शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। अच्छा, तो मुझे बताएं, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरह से अपने आप को रजिस्टर कराता हूं और मैं जो हूं वो कंपनीज के शेयर खरीद के बेच रहा हूं, क्या ये इनकम मेरी मैन्युफैक्चरिंग से है? नहीं। क्या आप इस इनकम को इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग असेसिंग ऑफिसर को प्रूफ कर सकते हैं? नहीं। सर हम CA हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। सर जी आज के समय ज़्यादातर असेसिंग ऑफिसर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हैं, वो भी साहब CA ही थे और उसके बाद फिर उन्होंने IRS वगैरह की मतलब वो की क्या नाम है कि मतलब प्रिपरेशन की, देन वो जो है वो असेसिंग ऑफिसर बन गया। उनमें से बहुत सारे साहब मतलब CIT बन गए, इवन मतलब PCIT बन गए, CIT मतलब मीन्स मतलब अपील्स बन गए बहुत सारे। तो एनी हाउ,
तो साहब अगर आप पढ़े लिखे हैं तो वो कोई बेवकूफ़ ऐसी बात नहीं है। आप कैसे प्रूव करोगे कि साहब हमने ना अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स को सेल कर दिया 24 महीने के पहले और ये हमारी इनकम है इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग मानो और हमें 15% का टैक्स दो, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो चलें साहब, तो इसका मतलब ये हुआ, एक बात तो क्लियर है कि ये मैन्युफैक्चरिंग या इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग से नहीं है। तो इसका मतलब साहब कि 22% ग्रॉस बेसिस, ठीक बात है। तो सर ये क्या कर रहे हो, 22% ग्रॉस बेसिस, क्या समझ पाए 22% ग्रॉस बेसिस कितना हुआ? अच्छा, लेट्स से कि मैंने एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स परचेज किए लेट्स से 5 लाख रुपए में और मैंने इन शेयर्स को लेट्स से 7 लाख रुपए का सेल कर दिया, तो मेरा कैप गेन कितना बना? 2 लाख रुपए। बट सरकार कहती है नहीं, 7 लाख रुपए का 22% आपसे लेंगे हम। 7 लाख रुपए का 22% और 7 लाख रुपए का 22% कितना बना? मतलब सरकार ने मुझसे 1,76,176 रुपए का टैक्स ले लिया। चलें थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। लेट्स से कि साहब हमारे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 6.5 लाख रुपए और हमने सेल कर दिया 7 लाख रुपए, तो हमने इफेक्टिवली गेन कितना कमाया? 50,000 रुपए। बट सरकार ने हमसे टैक्स इतना ले लिया 1,76,176 रुपए। यू गाइस गेटिंग? तो थोड़ा सा क्या थोड़ी सी परेशानी है? हाँ सर परेशानी है तो रहने दो ना, क्योंकि इसका पर्पस ही क्या है 115 BB का कि साहब आप सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करें, शेयर वगैरह की खरीदी बिक्री में ना लगे। ठीक है, इसलिए तो हमने कहा कि वो इनकम जो कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग से इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग से नहीं था, वो 22% ग्रॉस बेसिस। बट लॉ में करने का ठीक है यार, थोड़ा सा बड़ा दल दिखाते हैं। उन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, प्रोवाइडेड दैट टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम बीइंग शॉर्ट टर्म कैप गेन मींस derived from the transfer of a capital asset on which no depreciation is allowable under this act shall be computed at 22%। और 22% का मतलब यहाँ पे ये है कि आफ्टर क्लेमिंग द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्सपेंसेस जो भी है वो आप क्लेम करके 22%। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में सर जी मेरी जो शॉर्ट टर्म कैप गेन है मींस डेप्रिसिएशन तो इसमें शेयर्स में तो अलाउड नहीं होते, तो 7 लाख रुपए का सेल प्राइस, 650 मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो 50,000 का मेरा कैप गेन और इस 50,000 पे फिर मैं 22% लगाऊंगा। अकॉर्डिंगली मेरा जो टैक्स बन जाएगा वो तकरीबन 12,000 रुपए के आसपास बन जाएगा। ठीक है, तो सर मतलब डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड, अगर मान लीजिए कि मीन्स डेप्रिसिएशन अलाउड है तो क्या होगा? तो जैसे मैंने आपके साथ पहले भी बात की थी कि लेट्स से कि हम कोई प्लांट एंड मशीन यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में और हमने इसको अपने ब्लॉक में लेकर हम जा चुके हैं और इस पर हम क्या क्लेम कर चुके हैं? डेप्रिसिएशन। तो जब भी आप इस प्लांट एंड मशीन को सेल करेंगे वो हमेशा क्या बनेगा? शॉर्ट टर्म कैप गेन। अब ये आपके ऊपर है कि आप असेसिंग ऑफिसर को प्रूव कर दें साहब कि ये जो कैप गेन आया है दिस इज फ्रॉम द एक्टिविटी विच इज इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप ये प्रूव कर देते हैं तो फिर उस कैप गेन का 15%। अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाते साहब तो फिर आपको 22% ग्रॉस बेसिस पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए डियर आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा और आप इजीली प्रूफ कर भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा डियर, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप ऑल्टरनेट टैक्सेशन रेजिम मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाले में जाते हैं तो आपको 3 कंडीशंस, आपको ना 2 कंडीशंस पूरे करने पड़ेंगे। पहला, अच्छा मतलब 3 कंडीशंस पूरे करने पड़ेंगे। पहला कि आपको साहब अपने आप को सेटअप और रजिस्टर करना पड़ेगा ऑन और आफ्टर 1/10/2019 और आपको जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल ऑफ थिंग या फिर आपको मींस इलेक्ट्रिसिटी वाला काम शुरू करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 31/3/2024। ध्यान दीजिएगा डियर, 115 BAB को इंट्रोड्यूस करने का जो सरकार का जो इंटेंशन था वो ये था कि नई कंपनीज मार्केट में आए और नया कैपिटल जो है, नया कैपिटल एक्सपेंडिचर मार्केट में है, जिससे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो हम कह सकते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है, उसकी डिमांड बढ़े। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो नई मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी है, जो मींस न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी है, वो साहब एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट ऑफ करके या रीफॉर्म करके नहीं बन सकती, वो नया आपको कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो लेट्स से कि अगर मैं एक एग्जिस्टिंग कंपनी हूं तो मैं एक 100% सब्सिडरी फ्लोट कर सकता हूं जिसको मैं 115 BAB को ऑप्ट करा दूं। ठीक है, तो मेरे साथ साथ देख लें, कहते हैं साहब द बिजनेस इज नॉट फाउंड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, बट लेट्स से अगर सेक्शन 33B का कंडीशन है जो कि हमने आपके साथ स्पेसिफाइड बिजनेस में देखा था, उस सिचुएशन में डियर आप जो है वो स्प्लिट ऑफ करके भी अपना काम कर सकते हैं विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड देयरइन, जो कि जनरली 3 साल तक होता है। अच्छा, दूसरा, डज नॉट यूज एनी प्लांट और मशीनरी प्रीवियसली यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस, इसका मतलब सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं। हमने ये सेम कंडीशन आपके साथ 35AD में भी देखा था, वहां पे हमने ये कहा था कि साहब जो है ना आप 20% तक ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा कि लेट्स से कि अगर आप कोई प्लांट एंड मशीन भारत से बाहर से इंपोर्ट करते हैं जिसको आपकी इंपोर्ट करने से पहले भारत में यूज नहीं किया गया, आप जो साहब वो पहले पर्सन है जिन्होंने उसको भारत में इंपोर्ट किया और उस मशीन के रिगार्ड्स में आपके इंपोर्ट करने से पहले भारत में किसी भी तरीके का इनकम टैक्स एक्ट में मींस डेप्रिसिएशन या अदर एक्सपेंडिचर उस मशीन के कॉन्टेक्स्ट में क्लेम नहीं किया गया, ऐसी मशीन को हम ये मानेंगे कि साहब ये नई मशीन है और अकॉर्डिंगली वो जो है ओल्ड मशीन की तरह से कंसिडर नहीं की जाएगी मींस। और आप जो अगर आप ओल्ड भी यूज करना चाहें तो आप साहब 20% ऑफ द मींस टोटल वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीन आप ओल्ड भी यूज कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं डियर,
डज नॉट यूज एनी प्लांट और मशीनरी प्रीवियसली यूज फॉर एनी अदर पर्पस दैट इज सेकंड हैंड मशीन। बट साहब दो सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हम सेकंड हैंड मशीन को भी कंसिडर कर सकते हैं। पहला क्या रहा, वो सेकंड हैंड मशीन जो कि भारत के बाहर यूज होती है उसको भारत में आपने ही इम्पोर्ट किया है, उस मशीन के कॉन्टेक्स्ट में साहब भारत में किसी भी तरह का इनकम टैक्स एक्ट में एक्सपेंडिचर वगैरह क्लेम नहीं किया गया, डेप्रिसिएशन वगैरह क्लेम नहीं किया गया, और आपने उसको भारत से बाहर इम्पोर्ट किया, भारत से के बाहर से इम्पोर्ट किया, और आप साहब वो पहले पर्सन है जिन्होंने उनको भारत में इम्पोर्ट किया, उसके पहले उसको भारत में किसी ने यूज नहीं किया। और दूसरा सर जी कि आप ना अगर आप ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी यूज भी करें तो आप उसको मैक्सिमम 20% मतलब टोटल वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी की तक आप यूज कर सकते हैं। हमारे साथ 35 AD में इसमें एग्जांपल भी देखा था, ठीक है। अच्छा हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डियर डज नॉट यूज एनी बिल्डिंग प्रीवियसली यूज एज अ होटल और कन्वेंशन सेंटर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच मींस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IAD6 हैज बीन प्रोवाइडेड। तो डियर अब तो खैर 80 IAD अब रेलेवेंट नहीं है, बट डियर कुछ साल पहले तक 80 IAD रेलेवेंट था, और ये आपको मींस डिडक्शन अलाउ करता था 100% ऑफ द प्रॉफिट्स अगर आप इंगेज इन बिल्डिंग होटल्स और बिल्डिंग द कन्वेंशन सेंटर्स। तो कंपनी तो सरकार नहीं चाहती कि साहब आप इन्हीं बिल्डिंग्स को यूज करें। अगर आपको बिल्डिंग्स और मशीन, अगर आपको फैक्ट्री यूज करनी है तो नई फैक्ट्रीज या नई मींस बिल्डिंग्स वगैरह यूज करें, क्योंकि साहब इन बिल्डिंग्स के रिगार्ड्स में तो ऑलरेडी जो है वो 100% अमाउंट हमने अलाउ कर दिया, तो फिर हम आपको ये अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमने आपके साथ देखा कि आप क्या क्या चीजें हैं वो मैन्युफैक्चर करेंगे तो आपको ये अलाउड नहीं होगा। चलें, फेलियर टू सेटिस्फाई द कंडीशन, अगर आप कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते तो साहब जिस प्रीवियस ईयर में आपने इन कंडीशंस को पूरा नहीं किया उस प्रीवियस ईयर में और उसके फ्यूचर में किसी भी प्रीवियस ईयर में आप साहब 115 BAB के लिए एलिजिबल नहीं है, मींस आप हमेशा के लिए 115 BAB से बाहर हो जाएंगे। हाँ, आप चाहें तो 115 BAA ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एडजस्टमेंट टू बी मेड इन द ट्रांजेक्शन प्राइस इफ इट इज नॉट बेसिस ऑफ द ALP। तो डियर हमने आपको जैसे कि बताया कि जो जनरली क्या होता है कि अगर आप सेक्शन 115 BAB को पढ़ें तो वहाँ पे कहा हुआ है साहब की न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी, और अगर न्यू मैन्युफैक्चरिंग मींस डोमेस्टिक कंपनी की बात है तो लेट्स से कि अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी तो वो उसका बेनिफिट कैसे ले सकती है। लेट्स से मैं एक एग्जिस्टिंग कंपनी हूँ और लेट्स से कि मुझे पता चला कि सरकार जो है एक ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम लेकर आ गई है, बट वो किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने एक 100% सब्सिडरी फ्लोट कर दी। ये तो साहब सरकार की निगाहों में नई कंपनी है, ठीक है, और मैं हूं एक एग्जिस्टिंग कंपनी, तो मेरे ऊपर जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो कितना है साहब, तकरीबन सर जी 30% प्लस 12% का सरचार्ज प्लस 4% का जो है वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मतलब मेरे पास जो इफेक्टिव टैक्स रेट है ये तकरीबन 34.95%। बट ये जो नई कंपनी है इसके ऊपर इफेक्टिव टैक्स रेट कितना है साहब, अगर ये लेट से मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस में एंगेज्ड है, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग से पैसा कमाती है तो 17.16%, अगर ये लेट से अदर कुछ भी कमा लेती है तो भी साहब 22 प्लस 10% प्लस 4% मीन्स 25.17% के आसपास, मीन्स मुझसे तो कम ही है। अब चूंकि मैं इसकी 100% होल्डिंग हूं तो फिर मेरे दिमाग में क्या आएगा, मेरे दिमाग में आएगा कि मैं अपने प्रॉफिट्स को इस कंपनी में शिफ्ट कर दूं। मीन्स मैं क्या कोशिश करूंगा, I will try to shift the profits which is taxable in my hands, बट अगर ये प्रॉफिट मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा सर जी तो मुझे 34.95% टैक्स देना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन प्रॉफिट्स को ना मैं इस प्रॉफिट को ना इस कंपनी में मींस इस वाली नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में शिफ्ट कर दूं। अगर मैं ऐसा कर पाने में कामयाब हो गया तो हर 100 रुपए जो मैं शिफ्ट करूंगा इसमें मैं सरकार को कितने का चूना लगा दूंगा, सरकार को मैं तकरीबन 17.5 रुपए का चूना लगा दूंगा, मींस हर 100 रुपए में। तो लेट्स से कि अगर मैं 100 करोड़ रुपीस अगर मैं शिफ्ट कर गया तो मैं सरकार को 17.5 करोड़ रुपए का लॉस करा दूंगा। तो सरकार भी साहब आपसे एक कदम आगे सोचती है। इन्होंने कहा कि यार अगर आप कुछ ऐसा अरेंज्ड अफेयर करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको हम क्या नाम देंगे, अरेंज्ड अफेयर करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में जो है आपके ऊपर जो उस इनकम पे जो टैक्स लगेगा साहब वो लगेगा आपका 34.32%। मतलब हम आपको ना इक्वल कर देंगे कि चाहे आप यहाँ पे टैक्स दे दो चाहे आप यहाँ पे टैक्स दे दो अरेंज अफेयर में, ताकि इसका फायदा ये हुआ कि साहब लोगों की ना मोटिवेशन खत्म हो जाए कि यार मेरे ऊपर टैक्स लगता है 35%, मेरी ही सब्सिडरी पर टैक्स लगता है 18%, तो क्यों ना मैं अपनी इनकम वहां शिफ्ट कर दूं। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही अरेंज अफेयर जो है ये असेसिंग ऑफिसर को पता चलेगा, असेसिंग ऑफिसर जो है वो ये इस इनकम पे वही वाला टैक्स रेट लगा देगा जो कि आपके ऊपर लगती है इन द नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम। तो आपके पास जो मतलब मोटिवेशन है अरेंज अफेयर की वो खत्म हो जाएगी, ठीक है।
चलें आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAB। तो साहब जब आप अपना पहला ATR फाइल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, उस समय आपको 115 BAB ऑप्ट करना पड़ेगा। मीन जब आप अपने आप को इनकॉर्पोरेट करें, इनकॉर्पोरेशन के बाद जब आप पहला ATR फाइल करें, उसी समय 115 BAB ऑप्ट कर दें। हम ये नहीं कह रहे कि आपने साहब उस समय आपने मैन्युफैक्चरिंग का आपने स्टार्ट कर दिया, नहीं, आप इनकॉर्पोरेशन करें और वो आप 115 BAB ऑप्ट कर लें और आप मैन्युफैक्चरिंग वाला ही काम आप अपना करें। बट अगर आपने लेट से अपना पहला ATR फाइल करते समय 115 BAB ऑप्ट नहीं किया साहब, तो फिर आप 115 BAB के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैट एप्लीकेबिलिटी एंड सेट ऑफ। तो लेट से कि जिस प्रीवियस ईयर में आप 115 BAB ऑप्ट करते हैं, उस प्रीवियस ईयर से आपके ऊपर मैट नहीं लगता। पर लेट से आपके पास कोई कैरिड फॉरवर्ड मैट मतलब क्रेडिट था अंडर सेक्शन 115 JAA, तो साहब उस वाले मैट क्रेडिट को आप जो है ना वो आपकी 115 BAB वाले इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। मीन्स वो मैट क्रेडिट आपका लैप्स कर जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर कंपनी ATR। ठीक है।